हेलो बच्चों, क्लास 9th के सेल चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल वॉल। सो व्हाट इज सेल वॉल? जैसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। So in plant cell, in addition to the plasma membrane, have another rigid outer covering called the cell wall. तो ये जो सेल वॉल होती है ये प्लांट सेल को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और रिजिडिटी देती है। इट लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर की तरफ होती है, सो दैट प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एनवायरमेंट। और ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है सेल्यूलोज की। तो सेल्यूलोज जो होता है एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। इसी सेल्यूलोज की वजह से जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल को एक्स्ट्रा रिजिडिटी कौन देता है? सेल वॉल देता है। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज विच प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। क्लियर? अब इसमें एक न्यू कॉन्सेप्ट है विच इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है बच्चों? जब हम कोई भी लिविंग प्लांट सेल को किसी ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं जिसमें वो लूज करता है वाटर। तो ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। तो प्लांट किस सॉल्यूशन में वाटर को लूज करते हैं प्लांट सेल? जब हम लिविंग प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, इन दैट केस द प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। क्लियर? तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो प्लांट सेल का जो लिविंग कंटेंट होता है वो क्या होता है, उसकी श्रिंकेज हो जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जब प्लांट सेल से वाटर निकल गया तो बट नेचुरल है कि उसमें श्रिंकेज ही तो होगी, प्लांट सेल श्रिंक हो जाएगा। तो श्रिंक होने में क्या होता है, प्लांट सेल का जो लिविंग कंटेंट होता है वो जो सेल वॉल होती है उससे दूर हट जाता है और एक जगह पर जाकर सेंट्रलाइज हो जाता है, मतलब उसमें श्रिंकेज हो जाती है। यही फिनोमेना को प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। जैसे ये प्लांट सेल है, लिविंग प्लांट सेल हम इस तरह से बनाते हैं रेक्टेंगुलर शेप में। क्लियर? तो इस प्लांट सेल का ये मान लीजिए सारा लिविंग कंटेंट है, साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो जब हम इस प्लांट सेल को ऐसे सॉल्यूशन में कैप्ट कर देते हैं जो कौन सा होता है, हाइपरटोनिक होता है, ठीक है, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, तो ये जो लिविंग कंटेंट है ना ये श्रिंकेज हो जाता है और एक साइड में कलेक्ट हो जाता है, और हम इसे छोटा सा बना सकते हैं, कलेक्ट हो जाता है। क्लियर? ये रहा। तो ये कहलाती है प्रोसेस प्लाज्मोलिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्स में भी आता है। ये है आपकी सेल वॉल और अंदर वाली है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? इसे आप नोट कर लीजिए। बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। तो जो सेल वॉल होती है ये प्लांट्स के अलावा फंजाई और बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होती है। तो ये फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्लांट्स में क्या करती है, ये उसके ऊपर एक इक्वल प्रेशर डालती है। कब? जब हम प्लांट सेल को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब रखते हैं, यू नो वेरी वेल दैट इट इज वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, मीन्स इसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है इन रेस्पेक्ट टू द सॉल्यूट। सॉल्यूट कम होता है और सॉल्वेंट ज्यादा होता है, सॉल्वेंट मीन्स वाटर, तो ये बहुत डाइल्यूट होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी सेल है वो स्वेल अप हो जाती है, फूल जाती है। स्वेल कैसे हो जाती है? क्योंकि जो सेल होती है वो अपने अंदर वाटर का इनटेक कर लेती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब सेल स्वेल हो जाती है तो ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि सेल बस्ट हो सकती है। तो सेल को बस्टिंग से बचाने के लिए जो हमारी सेल वॉल होती है वो उस पर इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो जब वो उस पर प्रेशर बाहर से अंदर की ओर ऐसे ला रही है और सेल अंदर से बाहर की ओर फूल रही है तो सेल को बस्टिंग से बचाती है। तो सेल वॉल का मेन फंक्शन ये है कि जो
सेल वॉल होती है वो सेल को बस्ट होने से बचाती है। क्लियर? आपके एनसीईआरटी की बुक में एक एक्टिविटी 5.6 दे रखी है, उसमें रियोलीफ का एक्सपेरिमेंट है। तो रियोलीफ जो होती है ना बच्चों, अगर आप पहचान करना चाहें तो कॉमनली मिल जाती है। वो उसकी एक सरफेस ग्रीन होती है और एक सरफेस उसकी पर्पल या मैरून कलर की होती है। तो आप एक रियोलीफ लेकर आइए और उसका एक थोड़ा सा पीस कट कर कर स्लाइड पर रखिए और उसको सिंपल आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कीजिए नॉर्मल कंडीशन में। तो जब आप नॉर्मल कंडीशन में माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आप पाएंगे उसमें छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं, जस्ट लाइक जैसे आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है और जो आपने सेल का डायग्राम देख रखा है, इसी तरह के छोटे छोटे चैम्बर्स उसमें आपको दिखेंगे। आफ्टर दैट जब आप उस स्लाइड पर एक कोई सा भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मीन्स जैसे कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप जब आप स्लाइड पर रियोलीफ पर डालेंगे, आफ्टर दैट व्हेन यू ऑब्जर्व दैट स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, तो आपको क्या दिखेगा? आपको उसमें दिखेगा कि प्लाज्मोलिसिस स्टार्ट हो गई है। मतलब जो सेल है वो उसमें प्लाज्मोलिसिस स्टार्ट हो गई है, क्योंकि वो जो सॉल्यूशन था वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था। आपको पता है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम किसी भी लिविंग सेल को रखते हैं तो उसमें वो सेल श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। इसके बाद जब हम उसी रियोलीफ के पीस को बॉइलिंग वाटर में डालते हैं और उसके थोड़ी देर के बाद हम फिर से उसी पीस को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें उसमें प्लाज्मोलिसिस दिखती है। प्लाज्मोलिसिस क्या होती है? श्रिंकेज ऑफ द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द या अवे फ्रॉम द सेल वॉल, वो बीच में सिकुड़ जाता है। तो इट मीन्स जो हमारी सेल है वो डेड हो गई है। ये रियोलीफ का एक्सपेरिमेंट जो है ये मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है एग्जाम्स में, तो आप इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो होता है ना किसी भी सेल का, वो ब्रेन होता है। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन से ही हमारी पूरी बॉडी गवर्न होती है, जस्ट लाइक दैट अ न्यूक्लियस ऑफ द सेल गवर्न्स द ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। क्लियर? तो जो न्यूक्लियस होता है ये सेल के साइटोप्लाज्म में सेंट्रली लोकेटेड होता है इन द एनिमल सेल्स एंड इन द प्लांट सेल ये थोड़ा साइड में होता है टुवर्ड्स द पेरिफेरी। क्लियर? तो जो न्यूक्लियस होता है ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ये मैंने न्यूक्लियस का एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है। तो ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें बीच बीच में पोर्स होते हैं, इन्हें न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। न्यूक्लियर पोर की हेल्प से जो भी मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस फॉर्म होता है वो बाहर निकल जाता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में। क्लियर? तो ये अंदर के मटेरियल को बाहर ले जाने के लिए ये पोर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, सेंटर में एक न्यूक्लियोलस होता है, साथ ही साथ जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है डॉटेड डॉटेड जो मैंने बनाया है, दिस इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म मिलकर ही प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। तो इसमें जो ये आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जो पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं, तो ये एक्चुअली में क्या है? दिस इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल विच इज नोन एज द डीएनए। द फुल फॉर्म ऑफ द डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर? तो जब हमारी जो सेल है, न्यूक्लियस है, ये नॉर्मल कंडीशन में होता है तो जो डीएनए है वो थ्रेड के रूप में स्कैटर्ड होता है। लेकिन जैसे ही हमारी सेल डिवीजन के लिए रेडी होती है, तो डिवीजन आप अभी आगे पढ़ेंगे, तो उस समय ये जो थ्रेड लाइक क्रोमेटिन है ये आपस में एंटेंगल्ड हो जाते हैं और इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। क्लियर? स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। इस स्टेज पर इन क्रोमेटिन्स को हम क्या कहेंगे? क्रोमोसोम्स। तो जब सेल हमारी डिवाइड होने के लिए रेडी होती है उस समय एग्जैक्ट उसी टाइम पर
क्रोमेटिन जो होता है एंटेंगल्ड हो जाते हैं और ये स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर इस तरह से बना लेते हैं. दिस स्ट्रक्चर एट दिस स्टेज इज नोन एज द क्रोमोसोम्स. सो क्रोमोसोम्स जो होता है एक्चुअली में क्या होता है, क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है. तो डीएनए में ही हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस रहती हैं जो हमारे पेरेंट्स से न्यू प्रोजेनी में ट्रांसफर होती हैं. जैसे आपकी आई का कलर, हेयर का कलर, आपकी हाइट, स्किन का कलर एंड मैनी मोर अदर्स. ये जब कोई कहता है कि ये बच्चा अपने पेरेंट्स से एग्जैक्ट रिजेंबल करता है तो वो किस वजह से करता है, थ्रू जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कैरी की जाती है डीएनए से. ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम्स होता है ये कंटेन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. तो एक्चुअली जो क्रोमोसोम्स होता है किससे मिलकर बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से. तो जो फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का उसको क्या कहा जाता है, जीन्स कहा जाता है. क्लियर. जो न्यूक्लियस होता है वो किस में हेल्प करता है, वो हमारे सेल के सेलुलर रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, मींस सेल डिवीजन में. क्लियर. तो ये आप इस स्लाइड को नोट डाउन कर सकते हैं. मैंने इसमें डीएनए और न्यूक्लियस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी है. बैक्टीरिया में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है. ये मैंने यहाँ पर एक बैक्टीरियल सेल का डायग्राम बनाया है. ये क्या होता है, बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस के चारों तरफ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हमने अभी पढ़ी थी वो एब्सेंट होती है. तो इसमें कहीं पर भी जो आपका न्यूक्लियर रीजन है वो गैदर हो जाता है. तो सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज नोन एज न्यूक्लियोइड. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर एग्जाम्स. न्यूक्लियोइड जो होता है उसमें केवल और केवल न्यूक्लिक एसिड होता है. न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए एंड उसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है. तो सच ऑर्गेनिजम्स हुज कंटेन न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल है बैक्टीरियल सेल. क्लियर. आप इसे नोट डाउन कर लीजिए. This is the difference of prokaryotic cell and eukaryotic cell. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो प्रिमिटिव टाइप की होती हैं. तो आप पी से लर्न कर सकते हैं. पी मीन्स प्रो और पी मीन्स प्रिमिटिव टाइप की. जो पुराने टाइप की सेल्स होती हैं जो बहुत साइज में स्मॉल होती हैं, देखिए इनका साइज कितना स्मॉल है, उनमें मेनली क्या होता है, न्यूक्लियर रीजन जो होता है इज नॉट वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है, जैसा कि अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है बैक्टीरियल सेल में. तो उस नॉट वेल डिफाइंड या अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड. रादर देन जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो जनरली लार्ज इन साइज होती हैं और उनमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो वेल डिफाइंड होता है और सराउंडेड रहता है बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. क्लियर. प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिंगल क्रोमोसोम्स पाया जाता है जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में मोर देन वन क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल इज मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट होते हैं. जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सब एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड एंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट. जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो सभी प्रेजेंट होते हैं. तो ऐसा एक सेल ऑर्गेनेल्स है बच्चों जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाया जाता है. अभी हमने लास्ट स्लाइड में जब बैक्टीरियल सेल की पिक्चर देखी थी तो उसमें आपने देखा था लेबलिंग में मैंने राइबोसोम्स लिखा था. तो राइबोसोम जो है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ओके दोनों सेल्स में पाया जाता है. तो ये एमसीक्यू में या असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है विच इज प्रेजेंट इन बोथ द सेल्स प्रो एंड यूकैरियोटिक. द आंसर इज राइबोसोम. क्लियर.
तो प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल तो बैक्टीरियल सेल्स हो गया, और यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल क्या है? यूकैरियोटिक मीन्स हम ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, तो हम सब यूकैरियोट्स हैं। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उसमें हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।